Hello everybody, welcome to YouTube channel Ada 24/7. I hope you all are fine. So जैसे कि हमें पता है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। तो आरबीआई ग्रेड बी में जो स्पेसिफिक डीईपीआर का एग्जाम होता है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, उसके बारे में आज हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपकी वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो ये चारों चीजें बताने से पहले सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि आपका जो आरबीआई ग्रेड बी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 25 जुलाई को डिटेल्ड वे में आपके पास रिलीज होने वाला है। जो शॉर्ट नोटिस है वो भी 19 जुलाई को ऑलरेडी आउट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी वो एक्चुअली में 25 जुलाई से स्टार्ट होगी और रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त 2024 एंड टिल 6 PM हो। तो सर 16 अगस्त 6 बजे, शाम 6 बजे तक आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। उसके बाद अप्लाई करने की लास्ट डेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर उसके बाद फीस पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 16 अगस्त ही है। उसके बाद हमारा जो फेज 1 का एग्जाम होगा वो कंडक्ट किया जाएगा 14 सितंबर 2024 को, 14 सितंबर को, ठीक है। फिर उसके बाद फेज 2 एग्जाम कंडक्ट होगा 26 अक्टूबर 2024। 26 अक्टूबर को हमारा फेज 2 एग्जाम कंडक्ट होगा एंड फेज 1 एग्जाम कंडक्ट होगा 14 सितंबर को। आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है 25 जुलाई से और एप्लीकेशन ओपन रहेगी, रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगी 16 अगस्त तक, और ये विंडो शाम को 6 बजे तक ही ओपन रहेगी, उसके बाद क्लोज हो जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग वैकेंसीज वाले पार्ट पे आते हैं। तो ग्रेड बी एग्जाम में आपके 3 टाइप के एग्जाम्स होते हैं, जनरल, डीईपीआर, डीएसआईएल। तो स्पेसिफिकली डीईपीआर एग्जाम में आपके पास इस बार 21 वैकेंसीज इन टोटल है। आपको डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, बट इन टोटल अभी हमें ये पता है कि हमारे पास इस बार 21 वैकेंसीज अवेलेबल हैं डीईपीआर के एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी के केस में सबसे पहले मैं एज के बारे में बताऊंगी। तो आपकी जो एज है इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए वो 21 ईयर्स एटलीस्ट होनी चाहिए और 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। जहां तक बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की है, तो आपको किसी भी एक ऐसे कोर्स में जिसमें इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंस को एक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट की जैसे लिया गया है, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि आपने जो कोर्स किया है उसमें 50% या 50% से ज्यादा जो पोर्शन है, जो कोर्स है, जो सिलेबस है वो किसका होना चाहिए, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में से किसी का होना चाहिए, ठीक है। और उसमें आपको ऐसी किसी भी डिग्री में आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स स्कोर करने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि इन जो मैंने यहाँ पे कोर्सेज बताए इसमें इकोनॉमिक्स और फाइनेंस प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा, वो एक्चुअली में उसमें कौन कौन से कोर्सेज शामिल होंगे। तो आपके पास मैंने लिस्ट प्रिपेयर की है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से कोर्सेज इसका पार्ट बन सकते हैं। सबसे पहले तो या तो आपने एमए या फिर एमएससी किया हो इकोनॉमिक्स में या फिर क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ऐसे किसी भी इकोनॉमिक्स के कोर्स में अगर आपने मास्टर्स किया हुआ हो 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। फाइनेंस के केस में भी आपके काफी सारे कोर्सेज आ जाते हैं इसमें, जैसे कि क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, बैंकिंग एंड ट्रेड फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस, प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, एग्री बिजनेस फाइनेंस एंड या फिर आपने पीजीडीएम का कोर्स किया हो या फिर एमबीए किया हो फाइनेंस के अंदर, तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम में अपीयर करने के लिए, ठीक है। क्लियर है। देन नेक्स्ट हमारी बात है एग्जाम पैटर्न की। सो ये एग्जाम मैंने भी एक्चुअली दिया था एक टाइम के ऊपर।
और तब फेज 1 जो आपका होता था, जिसे प्री कहते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होता था। अब आप लोगों का पेपर 1 के अंदर, फेज 1 के अंदर 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि फेज 1 में आपके पास 2 पेपर्स होंगे, ठीक है। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड, और सारा का सारा जो क्वेश्चंस होंगे वो कौन से किसके ऊपर बेस्ड होंगे, आपके इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट के ऊपर ही बेस्ड होंगे। देन पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है, ठीक है, सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने वाला। वो आपका इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है, और उसमें एक्चुअली आपको कीबोर्ड पे टाइप करके आंसर्स देने पड़ते हैं, ठीक है, कीबोर्ड पे टाइप करने वाले आंसर देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद फेज 2 में अगेन आपके 2 पेपर होते हैं। तो इसमें जो पेपर 1 है वो फिर से आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है, और पेपर 2 भी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है, मतलब दोनों में सब्जेक्टिव आंसर्स रहेंगे यहाँ पे। जो पेपर 1 है वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स के ऊपर है। किस तरीके से हमें पेपर देना है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कंप्यूटर पे डिस्प्लेड होगा, और हम उसको नॉर्मल फिजिकल पेपर के ऊपर सॉल्यूशंस उसके करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से पेपर 2 भी डिस्क्रिप्टिव है, वो भी पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स के ऊपर ही है। और इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो अगेन कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्लेड होगा, और आप उसको फिजिकल फॉर्म में आंसर्स लिखोगे पेपर के ऊपर, ठीक है, क्लियर है। सिर्फ एक इंग्लिश का पेपर ऐसा है यहाँ पे जिसको आपको कीबोर्ड पे टाइप करके देना होता है। देन अब अगर ड्यूरेशन की बात करें तो फेज 1 में पेपर 1 के लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे, 2 घंटे, ठीक है। पेपर 2 करने के लिए भी इंग्लिश वाला अगेन आपको 120 मिनट मिलेंगे, 2 घंटे। ये दोनों पेपर जो है वो आपके 100 नंबर के हैं फेज 1 में। फिर उसके बाद फेज 2 के जो दोनों पेपर्स हैं उसके लिए अगेन आपको 2-2 घंटे मिलेंगे, और इसके लिए भी आपको 100 मार्क्स ईच डेडिकेट किए हुए हैं। तो इन टोटल आपको जो पेपर्स करने हैं उसका टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाते हैं, 400 मार्क्स हो जाते हैं। अब इसके बाद जब आप फेज 2 भी दे देते हो, अपीयर कर लेते हो, फिर उसके बाद आपके फेज 1 और फेज 2 दोनों के मार्क्स, दोनों के स्कोर्स को मिला करके आपकी जो कट ऑफ है वो अगर बनती है तो आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो, ठीक है। इंटरव्यू आपका स्टेज 3 है, और इंटरव्यू के लिए आपको 75 मार्क्स यहाँ पे डेडिकेट किए हुए हैं। तो इसमें 75 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हैं हमारे, जो दोनों फेज 1 और फेज 2 के स्कोर्स को मिला करके आपकी कट ऑफ देखी जाएगी कि आप इंटरव्यू के लिए अपीयर करेंगे या फिर नहीं, क्लियर। फिर उसके बाद हमारा लास्ट में सिलेबस। तो अब मैं आप लोगों को इन चारों पेपर के लिए सिलेबस बताऊंगी एक एक करके। सबसे पहले है आपका फेज 1 का पेपर 1, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है, ठीक है। कौन सा वाला पेपर है, ऑब्जेक्टिव वाला, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे इसमें। सबसे पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, प्रोडक्शन करना है हमें, मार्केट स्ट्रक्चर, चारों पांचों टाइप के जो भी हैं। फिर उसके बाद उनके प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरीज जो संसाधनों के लिए यूज करते हैं, रिसोर्सेज के लिए यूज करते हैं। देन वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पोर्शन करना होगा। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी, आउटपुट की, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, ISLM मॉडल, स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक थॉट, ये सारी चीजें कवर करनी होंगी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपको इंटरनेशनल ट्रेड की सारी थ्योरीज करनी है, परफेक्ट कंपटीशन मानने वाली भी, इम्परफेक्ट कंपटीशन मानने वाली भी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स करना होगा, एक्सचेंज रेट के सारे मॉडल्स कवर करने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पोर्शन है ये चौथा वाला। तो थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट करनी है, क्लासिकल भी करनी है, नियो क्लासिकल अप्रोचेस भी करने हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ के हैं, दोनों चीजें कवर करनी है। फिर उसके बाद पब्लिक फाइनेंस आता है, उसमें हमें टैक्सेशन की सारी थ्योरीज करनी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की सारी थ्योरीज करनी है, वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस, वेगनर्स लॉ, ये सारी थ्योरीज उसके अंदर कवर हो जाएंगी। उसके बाद पब्लिक डेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है। ये पोर्शन थोड़ा सा थ्योरेटिकल दिखाई देता है, बट इसमें मोस्टली करंट इन्फॉर्मेशन हमें इसके साथ इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में ग्रीन जीडीपी का टॉपिक कवर करना पड़ेगा, एनवायरमेंट वाले गुड्स की वैल्यूएशन के जितने भी मेथड्स हैं वो सारे पता होने चाहिए, एनवायरमेंटल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। देन क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, ये सारा आपका वो वाला पोर्शन हो गया जो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यानी कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन और स्टैटिस्टिक्स वाला सेक्शन पूरा का पूरा। फिर उसके बाद ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, ये आपका इकोनोमेट्रिक्स का टॉपिक है, ठीक है। ये आपका जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम इकोट्रिक्स भी बोल देते हैं। तो ये वाले सारे पोर्शन हैं जो फेज 1 में इन सब चीजों में से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अच्छा, लास्ट एक और है यहाँ पे, तो इसमें MCQ में थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चंस भी बनेंगे। कहाँ से, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो करंट डेवलपमेंट्स हो रही है, अब चाहे वो किसी भी एरा में हो, कोई स्कीम रिलेटेड डेवलपमेंट हो, कोई नया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या एग्रीमेंट किया गया हो, इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई नया डेवलपमेंट,
बजट की बात हो गई, सर्वे की बात हो गई, सारी चीजें इसके अंदर कवर होती है। या आप करंट अफेयर समझ लो इंडियन इकोनॉमी का, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। देन वी कम टू फेज 1 का पेपर 2 जो आपका इंग्लिश वाला है, जिसको आपको कीबोर्ड पे टाइप करना है। एक इसके लिए मैं एक चीज पहले बता देती हूँ, ये डिस्कस करने से पहले, ये कीबोर्ड वाले पेपर में हमें नॉर्मली ऐसा ही लगेगा, देखो फिजिकल वाले पेपर करने की हमें आदत है, ठीक है, कीबोर्ड पे टाइप करके नॉर्मली आदत नहीं होती है। तो इस पेपर के लिए एक चीज ध्यान रखना, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको कीबोर्ड के ऊपर आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस भी पहले से करनी पड़ेगी, और वो भी रेपिटेडली करनी पड़ेगी, ताकि वहां पे आप फ्लुएंटली पेपर कर सको, अदरवाइज आप उसी चीज में उलझ के रह जाओगे। तो अब ये जो पेपर 2 हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप है, तो सब्जेक्टिव आंसर्स वाला, और इसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि आपकी राइटिंग स्किल्स को असेस किया जाएगा, और आप एक्सप्रेशंस और टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी, एक तो जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी अच्छी है वो देखा जाएगा, आपकी राइटिंग स्किल्स को असेस करेंगे। तो ये वाला एग्जाम जब मैंने दिया था उसके बेसिस पे आपको बताती हूँ, इसमें आपको प्रेसी राइटिंग करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, प्रेसी लिखते हैं हाँ, और एस्से राइटिंग होता है इसमें हमारा। ऑल्सो वी हैव अनसीन पैसेज, जिसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं। ये 3-4 चीजें होती हैं जो आरबीआई के एग्जाम में नॉर्मली पूछी जाती है इंग्लिश वाले पेपर में। प्रेसी राइटिंग पता ना क्या होता है, बहुत बड़ा सा कंटेंट होता है, उसका एक शॉर्ट समरी हमें बना करके देना होता है, जिसके लिए काफी सारे रूल्स और रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स बेसिकली फॉलो करने पड़ते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया वन थिंग, एंड देन यू हैव टू राइट अ एसे आल्सो। इंडियन इकोनॉमी के करंट टॉपिक्स के ऊपर नॉर्मली आपको ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं इंडियन इकोनॉमी की करंट पोर्शन वाले, उस पर ऐसे लिखना होता है, ठीक है। फेज 2 का पेपर 1, तो उसमें आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है ये वाला, ठीक है, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक का जो मॉड्यूल है वो बता देते हैं एक बार। कंज्यूमर थ्योरी, उसमें आपको कार्डिनल और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस करना है, कंज्यूमर सरप्लस करना है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करना है, प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स करने हैं, गेम थ्योरी कवर करना है, ठीक है। प्रोडक्शन थ्योरी में फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, लॉ, रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम वर्सेस जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। फिर मार्केट थ्योरी करनी है, वही मार्केट स्ट्रक्चर वाली, तो प्राइसिंग कैसे होती है वहां पे चीजों की डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंडर, वो हमें करना पड़ेगा। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज है, तो कौन सी पे फोकस करना है हमें, रिकार्डो हो गया, मार्क्स हो गया, कैलेस्की हो गया और कैल्डोर हो गया। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर क्या कवर करना है, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का कॉन्सेप्ट, सोशल वेलफेयर फंक्शंस करने पड़ेंगे, और एरो और पोज एंड सेन के जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमिक्स के पोर्शन में दिए गए हैं वो कवर करने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। मैक्रो इकोनॉमिक मॉड्यूल देखते हैं फेज 2 पेपर 1 का। नेशनल इनकम अकाउंटिंग करना होगा, वेरियस जितने भी मेथड्स हैं, 3 मेथड्स है ना मेजरली, वो कवर करने हैं इसमें। थ्योरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, क्लासिकल नियो क्लासिकल अप्रोचेस, कीनेसियन थ्योरी, फिर आपका पोस्ट कीनेसियन थ्योरी, बिजनेस साइकिल्स, ये सब कवर होगा इसके अंदर। बेसिकली इसमें जो 4 चीजें कवर होंगी वो आपकी क्लासिकल, नियो क्लासिकल, कीनेसियन, नियो कीनेसियन, ठीक है। इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, फिलिप्स का हो गया, टेलर का रूल हो गया, ल्यूकिस का क्रिटिक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मनी इन बैंकिंग में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, आईएसएलएम मॉडल करना होगा, एडीएएस मॉडल, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल्स करने होंगे, मनी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये सब कुछ मनी इन बैंकिंग के अंदर आएगा। थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें सारी ग्रोथ की थ्योरीज करनी है, क्लासिकल वाली भी, नियो क्लासिकल अप्रोचेस भी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आपके थ्योरीज भी कवर होंगी इसके अंदर, ठीक है। काफी सारी होती है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थ्योरीज, एन नंबर ऑफ थ्योरीज है, वो सब थ्योरीज कवर होंगी इसके अंदर। इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस, अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन भी है इसके अंदर, तो इसमें आपको सारी इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज दोबारा से, आप देख रहे हो आपका जो पेपर 1 वाला था, मतलब फेज 1 का पेपर 1 से काफी रिपीटेटिव है, बस फर्क इतना है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और इसमें उन्हीं चीजों में से डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो थ्योरीज हो गई इंटरनेशनल ट्रेड की, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट के बारे में इंफॉर्मेशन, और इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। पब्लिक फाइनेंस फिर से आ गया यहाँ पे, थ्योरी ऑफ टैक्सेशन सारी करनी पड़ेंगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर की थ्योरीज करनी पड़ेंगी, और पब्लिक डेट मैनेजमेंट की सारी थ्योरीज कवर करनी पड़ेंगी, क्लियर है। फिर उसके बाद आता है हमारा फेज 2 का पेपर 2। अब ये मोस्टली आपका न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव है इन नेचर, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव मेथड जो इकोनॉमिक्स में है उसमें आपको एक तो मैथमेटिकल मेथड्स करने हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, ऑप्टिमाइजेशन आएगा, सेट्स की थ्योरी आएगी, मैट्रिसेस आएंगे, लीनियर अलजेब्रा आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग भी आएगा, ठीक है।
स्टैटिस्टिकल मेथड्स, स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में देखते हैं क्या क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी के सारे मेजर्स, डिस्पर्जन के सारे मेजर्स, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी करनी है, टाइम सीरीज करना है और इंडेक्स नंबर्स करना है। फिर उसके बाद इकोनोमेट्रिक्स एंड एडवांस एप्लीकेशंस में क्या करेंगे, एक तो रिग्रेशन वाला एनालिसिस करेंगे, पैनल डाटा इकोनोमेट्रिक्स करेंगे, टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स होगा, बेसियन इकोनोमेट्रिक्स इन्वॉल्व है, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये सब कुछ इकोनोमेट्रिक्स वाले पोर्शन के अंदर कवर होगा। तो ये आप लोगों का सारे जितने भी हमारे 4 एग्जाम्स हैं उसका ओवरऑल सिलेबस है, जो आपको जितने भी स्टूडेंट्स आगे DPR पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए उनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एक और है इसमें आपका पेज 2 पेपर 2 में ये वाला मॉड्यूल आपका पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी का बेस्ड है। तो इसमें क्या क्या है, फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है, किस तरीके से इवॉल्व हुई है, देन स्कोप क्या है, लिमिटेशंस क्या है, करंटली क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, यानी फिस्कल डेफिसिट का क्या नंबर चल रहा है अभी, कितना एक्सपेक्टेड है, एटसेट्रा। करंट वाली इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होगी। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में इवोल्यूशन, फंक्शंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, देन मॉनेटरी फिस्कल कोऑर्डिनेशन, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में, ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, एंड देन करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, उसमें भी फिस्कल में भी मॉनेटरी में भी दोनों आएंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट में आपको बैंक्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स और रिलेटेड डेवलपमेंट्स एंड करंट ट्रेंड्स। बैंकिंग रिलेटेड जितना भी आपका करंट ट्रेंड्स चल रहा होगा वो सारा कुछ इंक्लूड होना होगा इसमें। इन्फ्लेशन इन इंडिया में ट्रेंड्स एंड ड्राइवर्स, एक्सटर्नल सेक्टर डेवलपमेंट्स में क्या क्या करना है, एक्सचेंज रेट का मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, एक्सटर्नल डेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और करंट ट्रेंड्स, ठीक है। सेक्टोरल एंड अदर डेवलपमेंट्स में आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसी डेवलपमेंट रह रही है, थ्रू आउट हमने कैसे इवॉल्व किया है, कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी के अंदर, क्या क्या नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, एटसेट्रा, ये सब आएगा आपका इंडियन इकोनॉमी के अंदर। सेम इंडस्ट्री के लिए, सेम सर्विसेज के लिए, सेम सोशल सेक्टर रिलेटेड डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है। क्लियर है, ये पूरा हो जाता है आपका यहाँ पे सिलेबस वाला पोर्शन। नाउ अब आप लोगों के लिए 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए RBI ग्रेड बी DPR के लिए अपीयर करने वाले हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं अडा 24/7 के रेगुलेटरी बॉडीज के चैनल को, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर इस एग्जाम के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी कुछ भी है, तो उसके लिए इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। तो जैसे ही आप वो गूगल फॉर्म फिल करोगे, वैसे ही आपकी सारी क्वेरीज, जो भी डाउट्स हैं, कंफ्यूजन हैं, कुछ भी पूछना चाहते हो, वो सब कुछ हम इजीली एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके गूगल फॉर्म को फिल करना। ऑल्सो रेगुलेटरी बॉडीज अडा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हो RBI ग्रेड बी DPR की प्रिपरेशन के लिए। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।